हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती और जिसके कवि है त्रिलोचन। अक्षर का मतलब होता है अक्षर और चिन्हना मतलब होता है पहचानना। मतलब चंपा जो हमारी किताब में काले काले अक्षर होते उनको नहीं पहचानती। यहाँ संकलित कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती गांव की अनपढ़ लड़कियों और सामान्य जन को नायकत्व प्रदान किया गया है। मतलब जो ग्रामीण लड़कियाँ होती है जो पढ़ाई लिखाई के बारे में नहीं जानती है उनके बारे में इस कविता में बताया है। इस कविता में चंपा की मनोभावना एवं जीवन पद्धति के प्रामाणिक चित्र है। चंपा छोटी और नटखट लड़की है। कवि उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करता है और उसने शिक्षा की अहमियत को समझ लिया है। चंपा के माध्यम से कवि ने गाँवों की तमाम स्त्रियों की मनोव्यथा के निरूपण किया है जिनके पति पत्नियों को छोड़कर अर्थोपार्जन के लिए परदेश चले जाते हैं। अनपढ़ होने के कारण वे स्वयं ही चिट्ठी पत्री लिखकर उनके पास भेज नहीं सकती है। यह कविता स्त्री शिक्षा पर भी भार देती है। चंपा सिर्फ चंपा नहीं है, यह आज की समग्र ग्रामीण नारी चेतना का प्रतीक है। मतलब कवि इस कविता के माध्यम से बता रहे कि जब ये स्थिति थी, जब कवि ने ये कविता लिखी उस समय गांव की ग्रामीण लड़कियों को पढ़ना लिखना नहीं आता था। शादी के बाद जब उनके पति परदेश जाते थे, विदेश जाते थे, अर्थोपार्जन मतलब अपने खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए जब वो परदेश जाते थे कमाई करने के लिए, तब पढ़ाई लिखाई नहीं होने के कारण ये लड़कियां अपने पति को पत्र नहीं लिख सकती थी, ना ही पत्र का जवाब दे सकती थी। इसमें कवि कहते हैं कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह वहाँ आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है इन कालों चिन्हों में कैसे यह सब स्वर निकला करते हैं। तो इसमें कवि बता रहे हैं कि कवि कह रहे हैं कि गांव की नटखट बालिका चंपा पुस्तक में छपे हुए काले काले अक्षरों को नहीं पहचान पाती। जब कवि कोई पुस्तक पढ़ने लगते हैं तो चंपा कवि के पास आ जाती है और वह वहां आकर चुपचाप खड़ी होकर सुनती है। कवि बोलकर पुस्तक पढ़ते हैं तो उसे बहुत आश्चर्य होता है। अचरज का मतलब होता है आश्चर्य। वह सोचती है कि किताब के काले चिन्हों से ये सब स्वर कैसे निकलते होंगे, ये कवि जो बोल रहे वो कहाँ से बोल रहे होंगे। इस प्रकार से चंपा को आश्चर्य होता है कि ये काले काले अक्षर से कैसे इस प्रकार से स्वर निकलते हैं। फिर है चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गायें भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। कवि कह रहे हैं कि चंपा सुंदर की बेटी है, मतलब उसके पिताजी का नाम सुंदर है जो एक ग्वाला है, गाय भैंसे पालता है। चंपा इन जानवरों को लेकर चराने जाती है, मतलब घास खिलाने जाती है। चंपा बहुत अच्छी है और भली लड़की है, लेकिन वह थोड़ी नटखट है। फिर कवि कहते हैं कभी कभी उद्यम करती है, कभी कभी कलम छिपा देती है, जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ पाता हूँ अब कागज़ गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। तो कवि कह रहे हैं कि चंपा ऐसी उद्यम, ऐसी नटखट, ऐसी शरारतें करती है कि कभी कभी मेरी कलम छिपा देती है और जब मैं वो कलम ढूंढ के लाता हूँ तो वो मेरे कागज़ गायब कर देती है। इस तरह मुझे परेशान किया करती है। फिर कवि कह रहे चंपा कहती है तुम कागज़ ही गोदा करते हो, दिन भर क्या यह काम बहुत अच्छा है। यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा। तो कवि कह रहे हैं कि चंपा कहती है कि तुम दिन भर कागज़ पर लिखते रहते हो, क्या यह काम तुम्हारी नज़र से बहुत अच्छा है, क्या लिखना ही सबसे अच्छा होता है। उसकी बातें सुनकर कवि को हंसी आ जाती है। यह देखकर चंपा चुप हो जाती है। फिर कवि जब एक दिन चंपा आई थी तो कवि ने खुद चंपा से कहा था कि तुम भी थोड़ा पढ़ लो, कभी भी ओके मौके पर, हारे गाड़े मतलब ओके मौके पर, कभी भी किसी अवसर पर तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारे काम आएगी। फिर
गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। कवि कहते हैं कि उसे समझाते हुए, महात्मा गांधी चाहते थे कि सब लोग पढ़ना लिखना सीख ले। यह सुनकर चंपा ने जवाब दिया कि तुमने मुझे कभी कहा था कि महात्मा गांधी तो बहुत अच्छे हैं। जब वो अच्छे हैं तो पढ़ने लिखने की मतलब ऐसी झंझट भरी बातें क्यों करेंगे? वो पढ़ने लिखने की बात कैसे कर सकते? वे पढ़ने लिखने की बात कहेंगे ही नहीं और मैं तो कभी पढ़ूंगी ही नहीं। तो जब लेखक ने बोला था कि गांधी जी ऐसा चाहते थे कि सब लोग पढ़ लिख ले, कोई भी बिना पढ़ा नहीं रहे, ऐसी गांधी बाबा की इच्छा थी। लेकिन जब चंपा सुनती है तो चंपा कहती है कि गांधी बाबा तो बहुत अच्छे थे, तुमने ही कहा था, तो वो ऐसा झंझट भरा काम मुझे नहीं कहेंगे और मैं कभी पढ़ूंगी नहीं। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा। जब कलकत्ता बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। फिर लेखक कहते हैं कि कवि कहते हैं कि उन्होंने चंपा से कहा, चंपा पढ़ लेना अच्छा है तुम्हारी भलाई के लिए। जब तुम्हारी शादी होगी और तुम गोने में विदा होकर ससुराल जाओगी, शादी के बाद जब लड़की पहली बार ससुराल जाती है तो उसे गोना कहते हैं। तो कवि कह रहे तुम्हारा पति तुम्हारे साथ कुछ दिन रहेगा, फिर कलकत्ता चला जाएगा कमाने के लिए, तो कलकत्ता बहुत दूर है, तो तुम उसको संदेश कैसे भेजोगी, उसके पास पत्र कैसे भेजोगी, इसलिए चंपा तुम्हारे लिए पढ़ना लिखना फ़ायदे का है। तो फिर चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी न करूँगी और कहीं जो ब्याह हो गया तो अपने बालम को संग साथ रखूँगी, कलकत्ता में कभी न जाने दूँगी, कलकत्ता पे बजर गिरे। तो चंपा कहती है कि ऐसे कलकत्ता पर तो वज्र गिर जाए, पहाड़ गिर जाए, क्योंकि तुम तो कहते थे कि पढ़ लिख कर सच्चे हो, पढ़ने लिखने वाले सच्चे हैं, लेकिन तुम तो पढ़ लिख कर झूठ बोलते हो। मैं तो पहले तो कभी ब्याह करूँगी नहीं और अगर मेरा ब्याह हो गया तो अपने पति को साथ रखूँगी, उसको कलकत्ता कभी ना जाने दूँगी। इस प्रकार चंपा कवि को बताती है कि मैं तो कभी नहीं पढ़ूँ लिखूँगी और ना ही कभी ब्याह करूँगी, ब्याह हो भी जाएगा तो अपने पति को विदेश नहीं जाने दूँगी। इस प्रकार इस कविता में बालिका नारी की शिक्षा को माध्यम बनाकर कवि ने वर्षों पहले भारत के गांवों में शिक्षा के प्रति अनभिज्ञता का चित्रण किया है। कवि ने नारी के लिए शिक्षित होने की आवश्यकता को बल प्रदान किया है। थैंक यू।